which makes an institute. Group of people which makes an institute is called polity. Basically हम वो इससे बोल सकते हैं. So a polity is an identifiable political entity, मतलब any group of people. Simple क्या बोले, group of people क्या हो जाएगा, polity, who have a collective identity. या कोई सिंपल, भाई क्या बोला जाए, इसको इतना लंबा नहीं करना है. ग्रुप ऑफ पीपल विच मेक्स एन इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड पॉलिटी. आई बात समझ में? यस और नो? सिंपल. अब उसका कलेक्टिव आइडेंटिटी हुआ, किसका होता है, इंस्टीट्यूट का होता है, राइट ना. आई बात समझ में? उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. इतना लंबा हम क्यों करेंगे, सिंपल क्या बोलेंगे, विच मेक्स एन इंस्टीट्यूट. क्लियर ना? क्या बोलेंगे हम, पॉलिटी. सिंपल. तो द पॉलिटी वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्सोलेट वर्ड पोलाइटी से लिया गया है. ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है सिटीजन. क्या मतलब होता है, सिटीजन, पीपल, सिटीजन, इससे लिया गया है. वाया लैटिन फ्रॉम ग्रीक पॉलिशिया, सिटीजनशिप, गवर्नमेंट, फ्रॉम, वही सिंपल सिटीजन ही मीनिंग है सबका, ठीक है ना. ओके, दैट इज द पॉलिटी. ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ. हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान किसे कहते हैं, संविधान, बोलिए, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं. सम इक्वल, विधान, रूल्स, इक्वल रूल्स फॉर ऑल, राइट ना, संविधान. But this is not the proper definition. Then what is meant by constitution? See, India is multi-diverse country. India has a lot of, are different of cultures, okay, different geographical structure, different historical backgrounds, different languages, different arts, so different authentics of group of people. So actually India is multi-diverse in every sphere, okay. So we know that India has many laws, individual law, each and every person has its law. हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत नियम कानून होता है जिसके थ्रू वो दिन भर अपना काम करता है. कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे बैठना है, क्या करना है, नहीं करना है, राइट ना. दैट इज दी व्हाट, इंडिविजुअल लॉ, मतलब व्यक्तिगत नियम कानून. फैमिली का भी लॉ होता है. ईच एंड एवरी फैमिली हैज डिफरेंट लॉ. आपके परिवार का अलग नियम कानून होगा, हमारे परिवार का अलग है, उनके परिवार का अलग है. सबका क्या है, एक्चुअली कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रूल्स होते हैं ना हर फैमिली में. कैसा नो, किसी के फैमिली में जो है वो मम्मी रूल करती है, किसी फैमिली पापा रूल करते हैं, राइट, होता है ऐसा. चलिए, सोशल लॉ. ईच एंड एवरी सोसाइटी हैज डिफरेंट लॉ. सोसाइटी, राइट ना, सोशल लॉ भी अलग अलग होता है. अगर हम देखेंगे राजस्थान के अलग सोसाइटी है, राइट ना, वहां पे अलग सोशल लॉ होता है. बिहार में अलग होगा, साउथ इंडिया में अलग होगा, राइट. तो सोशल लॉ, जिसके थ्रू क्या होता है, सोशल एक्टिविटीज लाइक मैरिज एक्सेट्रा, राइट ना, सोशल लॉ. रिलीजियस लॉ. ईच एंड एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन लॉ. जैसे हिंदू रिलीजन जो है मनुस्मृति से चलता था, और जो मुस्लिम रिलीजन है वो शरिया लॉ से. आई बात समझ में, रिलीजियस लॉ. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लॉज एग्जिस्ट इन इंडिया. भारत के अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के लॉ है, नियम कानून है. आई बात समझ में? ये सारे लॉ के ऊपर जो सुप्रीम है, टॉप पे है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. व्हाट, ओके. एक मर्डर भी होता है ना, जो मर्डर करता है, एक ऑफेंडर, अपराधी, मर्डर, वो भी करता है, तो उनके अकॉर्डिंग वो सही ही करता है, नहीं? यस और नो? कोई जरूरी एक्सेप्ट क्या? ओके, तो अगर ध्यान देना, तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग क्या, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि उसने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है. अगर मान लीजिए उनका लॉ जो भी है, अगर वो गलत है, राइट ना, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको सुप्रीम क्यों बोला, अगर हम बात करते हैं ट्रिपल तलाक की, ट्रिपल तलाक वाज अ रिलीजियस लॉ. ये क्या था, एक रिलीजियस लॉ था, राइट ना. शरिया के अकॉर्डिंग क्या है, रिलीजियस लॉ है, यस और नो. लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा था, किसको, इक्वालिटी, राइट ना, बिफोर द लॉ, वो वायलेट हो रहा था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, अभी बैन कर दिया गया है. या हिंदू में ही क्या था, पहले पॉलीगैमी सिस्टम था. क्या था, मतलब एक के पास बहुत सारे शादियां होते थे, बहुत सारी बीवियां होते थे, राइट ना. उसको क्या, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, मोनोगैमी कर दिया, राइट ना. तो आप देखते हैं कि चाहे रिलीजियस लॉ हो,
मान लिया फैमिली लॉ की बात करें, बहुत सारे फैमिली अभी भी है जो लव मैरिज को प्रमोट नहीं करते। करते क्या? नहीं करते हैं। लेकिन हमारा संविधान क्या है? लव मैरिज को प्रमोट करते हैं ना। ओके, अगर वो बालिग है, अगर वो एडल्ट है और घर से निकल जाते हैं, अगर वो लव मैरिज कर लेते हैं तो संविधान प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज वहां पे हमारे ये लॉ का कोई मीनिंग नहीं है। आई बात समझ में? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आई बात में? सुप्रीम लॉ है। क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। व्हाई डू वी यूज लैंड हियर? मतलब लैंड क्यों यूज किए हैं? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट ऑल्सो। कभी कभी क्या है, संविधान किसी पर्टिकुलर स्टेट का भी होता है। जैसे हम बात करते हैं यूएसए का, अमेरिका का। अमेरिका में कितने स्टेट है? अमेरिका हैज 50 स्टेट। 50 स्टेट को मिलके एक अमेरिका बना है, राइट ना? क्या बोला गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? तो ईच एंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। हर स्टेट का अपना संविधान होता है अमेरिका में। क्लियर? देखिए हमारे कंट्री में क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे एग्जांपल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन, ये क्या इंटरनेशनल होता है। क्या होता है? पूरे वर्ल्ड के लिए अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है। क्लियर? तो इसलिए मैंने लिखा लैंड, जहां पे एप्लीकेबल होगा। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, द वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल, इन्फोर्सेबल। क्लियर? सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे? संविधान जो है किसी भी भूमि का, विशेष भूमि का सुप्रीम लॉ। सर्वोत्तम नियम कानून है। क्लियर ना? सर्वोच्च नियम कानून है। क्लियर? सर ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें? लिखना है? लिख लेते सर शॉर्ट में, ताकि लिख लो। द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सो रहा, जॉइनिंग नहीं कर रहा था अभी तो लिखो। सामने बैठे हो, यौ नहीं करोगे, सब सुनने लगेगा। लिखो कौन क्या? लिखो कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान किसी विशेष भूमि के सर्वोच्च नियम कानून। राइट? आगे लिखना, लिखो इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। हिंदी में किसी विशेष भूमि का सर्वोच्च नियम कानून। इट इज सेट ऑफ रूल्स। आगे लिखना, इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which are necessary for गवर्नमेंट। किसके लिए जरूरत है? गवर्नमेंट टू कंट्रोल, अरे यार, टू कंट्रोल द पीपल एंड टू मेक द पॉलिसीज। It also provides, अरे क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। मतलब क्या? इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which are necessary for government to control the people and to make the policies. It also provides some basic rights to people. Okay, so called fundamental right. संविधान किसी भूमि का विशेष या सर्वोच्च नियम कानून है। ओके, इतना लंबा मत लिखो, इतना ही लिखो, ठीक है? डन हो गया? चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। क्या फर्क है दोनों में? एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है और एक, बोथ आर रॉन्ग। बोथ आर रिटन इन
डॉक्यूमेंट, ओके, बोथ आर दी रिटन डॉक्यूमेंट। दोनों लिखा हुआ है, ऐसा मत समझना अनरिटन है तो लिखा हुआ नहीं है और रिटन है तो लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है। आप बोलेंगे जो यूके है, ब्रिटेन है, जो टाइपराइटर का इन्वेंटर है, मतलब वो इन्वेंट किसने किया है, ब्रिटेन ने किया है टाइपराइटर का, तो क्या उनके पास क्या टाइपराइटर नहीं था जो लिखेगा? ब्रिटेन के पास क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, ऐसा थोड़े होता है। बोलो बोलो बोलो। तो समझो रिटन एंड अनरिटन। अब हम अपने जीवन में दो तरह के काम करते हैं, ओके, वी वर्क, मतलब क्या दो टाइप के वर्क होता है, एक होता है जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं और एक होता है जिसके लिए प्लानिंग नहीं करते हैं, ओके। अगर हमारे घर में शादी है तो प्लानिंग करना पड़ेगा, कोई फंक्शन है प्लानिंग करना पड़ेगा, लेकिन लेकिन मोबाइल में कॉल आया, प्लानिंग करोगे? खाना खाओगे, प्लानिंग करोगे? नहीं ना। सिंपल, द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग, इन प्रॉपर मैनर, in proper structured manner, clear? Then the constitution needs an organization that is called the constituent assembly. Such kind of the constitution is called written constitution. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, the constitution is made by a special kind of the organizations, so called constituent assembly, which members are elected by the people directly or indirectly. Then the constitution is called written constitution. वो संविधान जिसको बनाने के लिए संवैधानिक सभा का आयोजन किया जाता है और उसके सारे सदस्य लोगों के द्वारा चयनित होता है, तो वैसे संविधान को हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान कहेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ, तो मैंने अभी क्या बोला? शुद्ध हिंदी बोल। देखो, वैसे संविधान जिसको बनाने के लिए संवैधानिक सभा का आयोजन किया जाता है, उसके सारे सदस्य को लोगों के द्वारा चयनित किया जाता है, तो उस तरह के संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्लियर? बिकॉज जहां पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मेंबर्स होंगे, वहां पे क्या होगा? हेल्दी डिस्कशन होगा। क्या होगा? हेल्दी डिस्कशन होगा, वार्तालाप होगा, ओके, डिस्कशन होगा, जो भी सही लगेगा वोटिंग होगा और फिर उसको लिया जाएगा। मतलब क्या? प्रॉपर मैनर, स्ट्रक्चर्ड मैनर, थ्रू हेल्दी डिस्कशंस, वो क्या हो जाएगा? रिटर्न। और ये है, इट इज बेस्ड ऑन द कस्टम, ट्रेडिशन, यूजेज एंड नेसेसरी। जहां पे जो यूज हुआ, जहां जरूरत पड़ा, उसके अकॉर्डिंग लॉ बना दिया, वो क्या हो गया? अनरिटन। हाँ, कौन सा? टीओडी मतलब रिटर्न ऑफ, टीओडी, टीओडी क्या फुल फॉर्म? टर्म ऑफ, या टर्न ऑफ, हाँ, ये क्या है? हम बात करें संविधान की, हम संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो उसने कौन सा बात किया सर? हाँ, मैं समझा नहीं क्या बोल। उसने बोला सर ये करे 4 साल और लगा है ना, वो बता रहा है 4 साल और। क्या 4 साल? आदमी को 4 साल और। अरे वो दैट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, जो अभी वो सब क्या है, मैंने क्या बोला अभी, कि एक्चुअली जो संविधान है वो गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप पॉलिसी बनाइए, ओके। इसका मतलब पॉलिसी इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। पॉलिसी इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द पॉलिसी ओनली। मेरी बात समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट थिंग, ये समझे। पॉलिसी इज डिफरेंट थिंग, ओके। पॉलिसी मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इफ आई विल टेल यू नीति आयोग, बेसिकली नीति आयोग इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन नीति आयोग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, but it is a kind of the polity, right? So policy may or may not be the part of the constitution, clear? It depends on, okay ना? सर अब कश्मीर से वो धारा हटाइए, ठीक है, 370 हटाइए, तो वो
ये तो अनरिटन लॉ होगी सर। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो। 370 आर्टिकल बेसिकली यू ना, इट वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या था, हमारे संविधान का पार्ट था। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता है। अभी जो पॉलिसी बना उसके लिए संविधान संशोधन नहीं किया गया, ये बात समझ में। हाँ, तो हाउ कैन वी से दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिसी, सी पॉलिसी, गवर्नमेंट को क्या बोला है, राइट दिया है कि यू कैन मेक दी पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप पॉलिसी बनाएंगे, आप क्या पॉलिसी बनाएंगे, तो गवर्नमेंट बनाएंगे पॉलिसी। अब गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो भी दिया हुआ है डीपीएसपी में। किसमें, डीपीएस। इसमें ये नहीं बोला है कि आप जो है ना कंप्यूटर के लिए ये बनाओगे, इसके लिए ये बनाओगे, ऐसा बोला है क्या संविधान, नहीं ना। तो फिर इस पे डिस्कस मत करो, वरना यहाँ पे जो है क्लास बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरे बात सुनो सर, 370 ये हमारे संविधान में थी ना सर, आप मानो ना सर। 370 की धारा कैसे मेरे को सर, हाँ, ये हमारे संविधान में थी सर। यहाँ पर राहुल भी है। राहुल, आर यू देयर। नहीं, हाँ बोलो। धारा 370 थी, वो हमारे संविधान में थी सर, किस्मत में, ठीक है। वो हटा दी सर। तब हटाने के बाद जो लिखी जाती है ना सर, कि भाई ये इस टाइम में ये धारा हटाई थी, ठीक है। तो आपका अनरिटन में लिखी जाओगी या फिर रिटन में लिखी जाओगी, ये कुछ वो रिकॉर्ड्स होता है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द व्हाट, रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट। फिर गलत बात, रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर, दैट इज द व्हाट, रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट। जो भी केस अराइज होता है, जो भी चीजें होती है, जो भी केस कोर्ट में जाता है, कोर्ट के पास भी क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, राइट ना। हर जगह पर रिकॉर्ड्स होते हैं, क्लियर। तुम देखते नहीं हो, वहां पे जब बातें करते हैं बोलता है ना कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाए, इसको रिकॉर्ड से बाहर निकाला जाए, देखे हो, सुने हो, हाँ, इम्पल्स करो इसको, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आगे आगे की जनरेशन के लोग जो है इससे गलत सीखेंगे, सुने हो। तुम क्या कहां से कहां मिला रहे हो, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि संविधान एक अलग चीज है, राइट ना। मैं इस संविधान को एक पॉलिसी से कंपेयर कर रहा है, पॉलिसी डिफरेंट थिंग। अरे यार तुम मारूंगा भी तुम्हारे चक्कर में बाकी स्टूडेंट को डिस्टर्ब होता है। क्या क्वेश्चन पूछा तुमने अभी, तू बोला है बार बार 370 मैंने बोला ना कि हाँ, इट वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट संविधान में अगर कोई भी चीज को हटाना है या ऐड करना है, जो भी करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आई बात समझ में, संवैधानिक संशोधन लाना पड़ता है, ओके, तब होता है चेंज। बार बार बोल रहा है कि ये कहाँ रिकॉर्ड हुआ, कहाँ होगा, कहाँ होगा संविधान। अभी सर ने बताया ना, रिटर्न भी रिटर्न होता है, तो रिटर्न भी रिटर्न ही होता है, तो कहीं पे भी लेगा। इनका कहना ये है कि इसको हटाया है तो संविधान में तो लिखा होगा ना, इसको हटा दी है, ऐसा ये बोलो ना। ऐसा मैं जैसी लगे पूछा था, ये रिटर्न में लिखा जाएगा या अनरिटन में लिखा जाएगा। जब हमारे पास अनरिटन है ही नहीं तो हम क्या क्यों बोलेंगे अनरिटन लिखा जाएगा। आपने अभी बोला ना कि जो नई चीज बनेगी वो अनरिटन होगा, कुछ बदलाव होंगे तो वो अनरिटन होगा। आपने अभी बोला सर, प्लस ये पढ़ा रहे थे। पहले पूरी बात सुनो, पूरा लेक्चर सुनो, इसके बाद बोलना, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल, वैसे संविधान, जब संविधान बनता है, संविधान बनाने के लिए क्या होगा कि कैसा लॉ हमारे लिए अच्छा है, कौन सा लॉ नहीं अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पूरा डिस्कशन होता है, और फिर उसको लॉ बनाया जाता है, और फिर जो संविधान बनता है वो रिटर्न हो जाता है, राइट ना। इसके लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसे बोलते हैं संवैधानिक सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो लोग मिलकर बनाया, आई बात समझ में। हो गया रिटर्न, क्योंकि ये सिस्टमैटिक है, प्रॉपर मैनर्ड में है, स्ट्रक्चर्ड मैनर है, ओके, डेमोक्रेटिक नेचर है। अनरिटन में क्या होता है कि ऐसे संविधान जो वहां के ट्रेडिशन, याद रखना, वहां के ट्रेडिशन, वहां के कस्टम, वहां के रिक्वायरमेंट, वहां के यूजेज या वहां के प्रीवियस एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, उसे क्या बोलते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे हेल्दी डिस्कशन नहीं होता है, वहां पे क्या वोटिंग नहीं होता है, आई बात समझ में। जो भी क्या है गवर्नमेंट है, वो जब मर्जी क्या है वो ला सकता है, ओके। यहाँ पे जब तब नहीं ला सकता है लो, वहां पे क्या ला सकता है, आई बात समझ में। तो हमारे आपकी आवाज कट रही है। हमारे आवाज कट रही है, हेलो, बाकी लोग को भी आवाज कट रही है क्या, नो सर। बाकी लोग को आ रही नो। है। तो कुछ कंट्री के बाद क्या है, रिटर्न है, कुछ कंट्री के पास क्या, अनरिटर्न है, ओके। हाँ, जैसे
यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री जो लिखना स्टार्ट किया। यूएसए के पास जो है सबसे पहले यही लिखना स्टार्ट किया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूएसए है, इंडिया है, ऑलमोस्ट जो है कंट्री है किसके पास है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब आप बोलेंगे ऐसा कैसे आप सकते हैं, तो ध्यान, अगर तुमको डीप में जाना है समझो। ये बात है 1215 की। कब की बात है ये? 1215 की। जो यू का मतलब ब्रिटेन का, यूरोप का सोसाइटी था, वो क्या था, सबसे ऊपर होते थे लॉर्ड। क्या होते थे? लॉर्ड। लॉर्ड को ही बोलते थे ड्यूक। ड्यूक और लॉर्ड सब टॉप में आता था हायरार्की में। उसके बाद जो है आता था जिसको बोलते थे बैरन, और बैरन के बाद आता था नाइट। ये क्या है? अपर क्लास थे, अपर क्लास में, राइट ना। सारे लैंड, सारे प्रॉपर्टी, सारे रिसोर्सेस उन लोग के पास ही था। और ये सब काम किससे करवाते थे? तो बाकी की जो नीचे आता था, जैसे फार्मर हो गया, जितने भी है, या स्लेव हो गया, सब क्या, सब इसमें आते थे, सर्फ बोलते थे, सर्फ, सर्फिडम। अब यहाँ बात करते हैं, और यहाँ पे रूल चलता था दो लोगों का, या तो लॉर्ड का चलता था घटना, और लॉर्ड को जो है ना वहां पे रिलीजियस नेचर के लिए यहाँ पे चर्च का भी रूल था। किसका रूल था? चर्च का रूल था। और सबसे ऊपर तो किंग होता था, लेकिन किंग का ज्यादा रोल नहीं था, किंग जस्ट कठपुतली था। क्या था? किंग वॉज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज, दैट व्हाई किंग डिड नॉट डू एनीथिंग। किंग कुछ कर नहीं सकता था। आई बात समझ में? यस और नो? तो इस तरह की दिक्कत होती थी। तो ये 1215 में क्या हुआ कि एक्चुअली ये लोग जो है ना इसके अगेंस्ट गया। किसके अगेंस्ट गया? इसके अगेंस्ट गया, और इसके अगेंस्ट गया। किंग को क्या मिला? अपॉर्चुनिटी मिला, डायरेक्टली से कांटेक्ट कर लिया। आई बात समझ में? और वहां से लॉ लाया, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। ब्रिटेन में लाया गया रूल ऑफ लॉ। आया समझ में? क्या यहाँ पे संविधान, ये लॉ लाने के लिए असेंबली बना नहीं ना, मर्जी आया, रिक्वायरमेंट हुआ, सही लगा, क्या कर लिया, बना लिया। आई बात समझ में? रूल ऑफ लॉ इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? यस और नो? ओके। इसलिए इतना डीप में मत जाओ, मैं सिंपल जो बता रहा हूँ समझने की कोशिश करो। ब्रिटेन हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए कोई संवैधानिक सभा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो शुरू से ही जब जो रिक्वायरमेंट आया उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाते गया। आई बात समझ में? हमारे लिए क्या है कि पहले संवैधानिक सभा बना, उनमें वो सारे मेंबर्स को चुना गया, वो सारे मेंबर्स जो है ना फिर सही से बात करके, डिस्कशन करके, वोटिंग करके फिर लॉ को रखा गया। आई बात समझ में? हाँ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड। देखो ये क्या है? कोडिफाइड है, कंपाइल्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कोहेसिव मैनर। ये स्ट्रक्चर्ड मैनर है, प्रॉपर मैनर में है। Indian constitution refers to the constitution not codified in a structured manner. Clear? A written constitution have been property framed and compiled in a step by step matter. जो मैं बताया सिंपल मैटर, राइट ना, स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से बनाया गया है। उसको ऐसा नहीं है। Indian constitution evolves over a long period with a new set of laws and guidelines being added in time progress. तो जहां पे जिस टाइम पे जो जरूरत पड़ा वो लॉ बनाते गए। आई बात समझ में? ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये गलत उल्टा हो गया। ये क्या है? रिजिड है, रिजिड इन फॉर्म। इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, राइट ना, ये मिस्टेक हो गया है। और ये क्या है आपका? फ्लेक्सिबल है। ये क्या आपका? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस जब मर्जी तब लॉ लाया। ब्रिटेन में, यूके में एक दिन में लॉ लाया जाता है। अभी तक जो है कितने हजार बार अमेंडमेंट हो चुका है, जबकि यूएसए में अभी तक सिर्फ 14 टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है। अमेंड करना इतना आसान नहीं है। क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। वहां पे क्या है? द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। वहां पे संविधान सुप्रीम नहीं होता है। हमारे देश में क्या है? सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट ना। वहां पे क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को जब मर्जी तब लॉ लेके आ जाता है। आई बात समझ में? यस और नो? The judiciary has more power in order to ensure constitutional supremacy. देखो यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, वो गवर्नमेंट को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, राइट ना। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? यस और नो? समझ रहे हैं आप? यस सर। इतना लंबा मत दो, सिंपली बताइए, सब नहीं पूछने वाला है, एक बार देख लेना आप, ठीक है ना, रीड कर लेना। अब हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हमारे भारतीय संविधान जब बना था तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो डिमांड किए थे, एक्चुअली क्या है कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में टाइम टू टाइम जो है वो डिमांड करने लगे थे, राइट ना, कि हमारे अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो फर्स्ट डिमांड किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। कब किया गया था? फर्स्ट डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कब किया गया? नेहरू रिपोर्ट में। क्लियर ना? 1928। कब? नेहरू रिपोर्ट 1928। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टाइम इन नेहरू रिपोर्ट 1928, जो मैं पढ़ाया था आप लोग को हिस्ट्री में, याद होगा, राइट? सर फंडामेंटल क्या? नहीं सर, कह रहा हूँ ये हिस्ट्री में भी आया था मॉडर्न। हाँ, मैं वो पढ़ाया था ना। द फंडामेंटल राइट वाज एडॉप्टेड बाय द आईएनसी इन द कराची सेशन। इस कराची सेशन का जो चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल थे, राइट? वहां पे क्या है, फंडामेंटल राइट जो है वो क्या एडॉप्ट किया था हमारे संविधान। मार खाओगे। द फर्स्ट टाइम द कॉन्सेप्ट ऑफ Constituent Assembly was given by M.N. Roy. M.N. Roy was the member of the Communist Party. He was the founder of Communist Party. He gave a concept. क्या बोला? वो बोला कि हमारा संविधान जो बनेगा, उस संविधान को बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा होना चाहिए और उस सभा के सारे मेंबर्स भारतीय होना चाहिए, एक भी गोरा नहीं होना चाहिए। ओके? बिकॉज इंडियन न्यू बेटर फॉर इंडियंस, राइट ना? इंडियन जो है वो भारतीय जो है भारतीयों को अच्छे से जानते हैं, आउटसाइडर नहीं जानता है, इसलिए सारे मेंबर्स कौन होना चाहिए? इंडियंस होना चाहिए। कैबिनेट मिशन जो है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू कब एंड हुआ था? 1958 में, राइट? 1945 में वर्ल्ड वॉर जो है टू एंड हुआ था, राइट? वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली, क्या नाम था? लॉर्ड एटली सेंट अ मिशन, इट वाज कॉल्ड कैबिनेट मिशन। क्या बोला गया था? कैबिनेट मिशन, जिसमें 3 मेंबर्स थे। कौन कौन से? एक का नाम था पेंथिक लॉरेंस, ही वाज द चेयरमैन आल्सो। ओके। दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उस टाइम में। दूसरा था स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। तो 3 मेंबर्स के एक कमिटी को इट वाज कॉल्ड कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946। कब आया था भारत में? 1946 में, 1946 में। ये मैं आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाया होगा। आए थे तीनों, इनको आजादी देने, मतलब बाकी कैंपन को आजादी देने का अपने रूल पूरा स्टोरी बताया हूँ हिस्ट्री में, अच्छे से याद होगा, ठीक है? चलिए बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, बता दिया। हाँ अरे ठीक है ना, अब इतना भी। Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन संविधान, भारतीय संविधान को अडॉप्ट कब किया गया? याद रखना, डेट पूछता है। 26 नवंबर 1949 को। और इसको एनफोर्स कब किया गया, मतलब इसको लागू कब किया गया? 26th of January. कब? 26 जनवरी। ओके। कमिटमेंट मतलब लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। It came into full operation with effect from 26 January 1950, right? The Constitution originally had 22 parts. कितने पार्ट थे? अभी कितने पार्ट हो गया है? हाँ ओके। अभी कितने पार्ट्स है? ब्लू ब्लू। मेरी तो अलग ही कड़ी है। कितने आर्टिकल हो गया है? 7 कितने सेंटेंस हो गया अभी? कहाँ पे लिखा हुआ? हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ऐसे कैसे? चलो सर एक मिनट थोड़ा स्लो डाउन कर लेना। तो ध्यान देना, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसने बनाया इसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने।
ओके सर जो एक बार बना पीछे करना सर, वो आपने समझाया तो 370 आर्टिकल वाला, क्या है 370 ये वाले 470 हो गए ना। पहले, अरे अभी जो है बढ़ के हो गया है 470 आर्टिकल, राइट। पहले कितना था, 395 था स्टार्टिंग में जब बना था तब। मुझे पगला दोगे सच में, जब पढ़ाता हो तो ध्यान कहीं और रहता है, ककड़ी खेत पे। सर ये आर्टिकल सर ये एक्टिव होते हैं। आर्टिकल जो बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद, क्या बोलते हैं? हाँ, धारा अलग हो, धारा को बोलते हैं सेक्शन, क्या बोलते हैं? अच्छा धारा और अच्छा तो ध्यान दो, दोबारा पूछा तो बहुत मार खाएगी, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। धारा, देखो ये बहुत सारा लोग का डाउट होता है कि धारा और अनुच्छेद में क्या है। देखो संविधान हमें एक गाइड देता है, एक हमें सेट बताता है, एक हमें क्या है, एक डायरेक्शन देता है, आई बात समझ में। वो हमें क्या है कि कोई पनिशमेंट क्या देना है नहीं देना, वो संविधान नहीं बताता, आई बात समझ में? यस और नो? ओके, तो जो आर्टिकल है वो संविधान का पार्ट है, राइट ना। लेकिन जो धारा है, जो पनिशमेंट है या जो भी पॉलिसीज है, ये सब क्या है, सब एक्ट होता है, क्या होता है, पार्लियामेंट्री एक्ट से बनता है। पार्लियामेंट को पावर दिया है कि आप, ये क्या करता है, अनुच्छेद क्या करता है, पार्लियामेंट को पावर दिया है कि आपके लिए ये गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन के बेसिस पे जो है ना, इसके लिए आप ये कानून बना सकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल के लिए संविधान ने बोला है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में क्या बोला है कि ये जो है समानता का अधिकार, क्या बोला है, इक्वालिटी, राइट, बिफोर द लॉ, समानता का अधिकार। ओके समझ में? तो पार्लियामेंट ने क्या बनाया, इस पे बना दिया है हिंदू मैरिज एक्ट, क्या बनाया, हिंदू मैरिज एक्ट। आई बात समझ में? अब इस एक्ट में क्या होगा, बहुत सारे सेक्शंस होगा, क्या होगा, बहुत सारे क्या होगा, सेक्शन धारा होगा, सेक्शन होगा, कि अगर अगर एक्ट जो बना है, संविधान ने क्या बोला कि इक्वालिटी के लॉ बनाई है, पार्लियामेंट क्या किया, बनाया कि मोनोगैमी होना चाहिए, एक ही विवाह होना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आई बात में। अब उसको जो वायलेट करेंगे, जो भी उसका उल्लंघन करेंगे, तो वहां पे एक्ट पे आता है, और जैसा उल्लंघन वैसा सजा, तो एक्ट से सजा, धारा से क्या होता है, सजा निर्धारित किया जाता है। ये बात समझ में? तो सेक्शन अलग होता है और अनुच्छेद अलग होता है। अनुच्छेद क्या है, एक तरह का गाइड है गवर्नमेंट के लिए, राइट ना, कि आप इसके अकॉर्डिंग चलना है, गवर्नमेंट को नियंत्रित करता है। ओके, आप इस फ्रेम में चलेंगे, ना इससे बाहर ना इससे अंदर, आई बात कम, आई बात समझ में? बाहर अंदर चलेंगे सेक्शन। हाँ ओके, तो क्या आर्टिकल के अंदर सेशंस आते हैं सर, 14 सेशन, क्या आर्टिकल के अंदर सेशंस आते हैं। सेक्शन, देखो अलग चीज है, सेक्शन आर्टिकल के अंदर नहीं आता है, वो पार्लियामेंट्री एक्ट में आता है। एक्ट इज डिफरेंट थिंग, ओके, ठीक हेलो, है, act is different thing, act is not the part of the constitution, clear? That ठीक है। parliamentary act is what, act is the law made by the parliament, parliament ने जो लॉ बनाया वो क्या है, आपका एक्ट है। संविधान ने तो क्या उसको सुझाया है, एडवाइस दिया कि आप लॉ बनाओ, राइट ना। एजुकेशन हाँ, अरे एक्ट बनता है पार्लियामेंट के थ्रू, क्यों नहीं समझते हो? ये आर्टिकल किसी को होता है? वो संविधान आया था ना, वही लोग बनाया आर्टिकल। वरना अगर ये सारे एक्ट ऐड करेंगे तो संविधान जो है ना, कितने पता है कितना मोटा हो जाएगा, एक लाइब्रेरी बन जाएगा एक संविधान। सिंपल, ये सिंपल बताया कि ये फंडामेंटल लॉ होता है, फंडामेंटल समझ में आया, बेसिक होता है, बेस होता है, राइट ना, फाउंडेशन है, फंडामेंटल लॉ होता है। उस लॉ को कितना स्पेसिफिक बनाना है, कितना स्पेसिफिक बनाना है, वो पार्लियामेंट निर्धारित करता है। ये बात समझ में? स्पेसिफिक बनाया, एक्ट, धारा, ओके। चलिए, हाँ, भारत को क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा संविधान माना जाता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो हमारे संविधान को किसने बनाया है, हु रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बी.आर. अम्बेडकर। जो बोल देंगे उसको सभी क्या डाला है, सर मैंने। जो आज बोल देंगे ना कि, तो उसको मैं दूंगा चॉकलेट, सिल्क। Who made our Indian Constitution? सर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यही बोल रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
अगर मैं बोलूं, सर सुनो इधर, सुन हाँ बोलिए, अगर मैं बोलूंगा हु इज फादर ऑफ इंडियन नेशन, महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? एंड बोलूंगा हु इज फाउंडर ऑफ इंडिया, भारत के जन्मदाता कौन है? तो क्या बोलेंगे? भारत के जन्मदाता, क्या जन्मदाता और पिता एक ही है? नहीं। क्या बोले तो महात्मा गांधी, जन्मदाता बोले तो पता ही नहीं कौन। अब इंडिया बनाया था, आई बात समझ में? सेम वे यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन बी आर अम्बेडकर, देन फाउंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन पीपल ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? पीपल ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? क्या लिखा है प्रियम्बल में? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या लिखा है प्रियम्बल में? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, राइट ना? हम भारत के लोग, भारत को, भारत कौन कर रहा है? भारत के लोग कर रहे हैं, राइट ना? ना कि कोई पर्सन कर रहा है। ये बात समझ में? तो हु इज फाउंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पीपल ऑफ इंडिया, राइट ना? बताओ इनके जवाब कितने लोग दे सकते हैं? पर वो तो लोकतंत्र में बना है ना। हाँ तो लोकतंत्र में बनाया है, तो किसने बनाया है? हम अभी तो लोगों ने पीपल बनाया ऑफ है ना। इंडिया है ना। यस यस यस। क्या सीखा? चलिए तभी तो सर पीपल ऑफ इंडिया है ना, वो इंडिया के पीपल से हाँ, जाता है ना। तभी क्या डेमोक्रेसी है, पीपल ऑफ इंडिया है, क्योंकि आप देखो कैसे है, समझो कैसे है वो भी समझो। पीपल ऑफ इंडिया, अगर मान लीजिए आपने घर बनाया, मकान अगर आप बनाए, घर बनाए, मान लीजिए, ओके, तो आप क्या करते? खुद बनाते हैं, बनवाते हैं? बनवाते हैं। वहां वर्कर काम करता है? क्या वो घर क्या वर्कर का हो जाता है या आपका होता है? हमारा होता है। आई बात समझ में? हमारा। वही तो हम लोगों ने क्या किए, हम लोगों ने क्या किए, लोगों को इलेक्ट किए। क्या किए? उनको उनको इलेक्ट किए कि आपको हम इलेक्ट करते हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। क्या है? हमारे प्रतिनिधि है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। आप जाइए और हमारे लिए संविधान बनाइए। तो किसका होगा? हम तो इसको हायर किए है ना। ओके, अब ये लोग क्या बना? रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या बन गया? ये असेंबली बन गया। इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोलते हैं? आफ्टर ऑल कौन क्या है, किसने इलेक्ट किया है उनको? किसने भेजा है? अब पीपल के बिहार पे कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट ना? आई बात समझ में? तो कौन बना है अल्टीमेटली? पीपल ऑफ इंडिया। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। शुरू में इसमें 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? देयर वर 389 मेंबर्स इन स्टार्टिंग। आई बात समझ में? 389 मेंबर्स में भी 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, मतलब वो इंडिया जिसपे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। क्या था? जिसपे क्या ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। आई बात समझ में? वो ब्रिटिश इंडिया से कितने मेंबर? 296 मेंबर्स। क्लियर? और 93 मेंबर्स कहां से थे? प्रिंसली स्टेट से था। उस टाइम में भी क्या राजा होते थे? राजा नहीं, लेकिन फिर भी ब्रिटिश के अंडर ही था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था। क्लियर? आप जानते होंगे। ये अटक गया है। यस सर। हेलो। सर वीडियो स्टॉप हो गई। हाँ सब अटक गई है ना। मेरे फोन में हुआ है, बाकी के फोन में भी हुआ है। नहीं, सबके फोन में है। सबके फोन में पॉज हो गई है वीडियो। हाँ आपको होती है। आ गया आ गया आ गया।
क्या इंजन लगाती है इसको आगे होगा तो हाँ इसको ये कीजिए। मैं कुछ सही कर दूंगा। मैं कहाँ सही करें चल ही नहीं ना ये। देखिए ये नहीं चल रहा। वो सही नहीं है। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। यस सर। क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है? वीडियो सर वीडियो। वीडियो नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। सर अब आई है। फिर चली गई। सर फिर चली गई। क्या बोले हैं? सर हमारा लास्ट 93 पेंसिल स्टेट से रह गया था। अच्छा एक मिनट। ठीक है, देखिए 93 कहाँ से थे मेंबर्स? बिजली स्टेट से। अब हम बात वीडियोस कर रहे नहीं हैं। आ- सर बार बार जा रही है सर ये स्क्रीन। बार बार जा रही आ रही है। हाँ अरे नहीं नहीं, पिन कर लो सर को, वो मतलब विजिबल है पूरे टाइम। अरे पिन क्यों कर रहे हो ये? जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। हाँ अब बताओ, अब नहीं आएगी राइट? हाँ ठीक है। देखो 389 मेंबर्स में 296 कहाँ से था? ब्रिटिश इंडिया से, राइट ना, जहां पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। ये बात समझ में? ओके, वहां भी कंट्रोल था लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल था। ओके, अब देखो कि इसमें भी 292 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है, राइट ना? तो ऐसे अब हर स्टेट में क्या होता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है, विधानसभा। वैसे वहां पे उस टाइम में क्या था? प्रोविंशियल असेंबली। क्या था? तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर, प्रांतों के प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर के द्वारा ये डायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, उनको चयन किया गया था। आई बात समझ में? इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किया था। ओके, लिख लिए। 4 मेंबर को नॉमिनेट किया गया था। उस टाइम में राष्ट्रपति नहीं होते थे। कौन होते थे उसके बदले में? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन? हाँ, वो नॉमिनेट किए थे। कितने मेंबर को? 4 मेंबर को। हाँ बहुत सारे थे, एक ही थोड़े थे। कौन सा? पहला, दूसरा, लास्ट? क्या फर्स्ट थे? हमारे विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज बैरन हेस्टिंग। ओके, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक। फर्स्ट वाइसरॉय वाज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लास्ट वाइसरॉय वाज माउंटबेटन। फर्स्ट, हाँ बोलो। चलो ठीक है। अब ये क्या है? मेंबर को नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेटेड बाय राज प्रमुख। मतलब उस टाइम पे जो राजा होता था तो वो उसको ये कहते थे। इतना क्लियर? तो अभी देखो यहाँ पे हमने बोला कि जो असेंबली बना है, इस असेंबली के मोस्ट ऑफ द मेंबर क्या है? इलेक्टेड है। किसने इलेक्ट किया है? पीपल ऑफ इंडिया। मतलब ये सब क्या किसके बिहाफ पे काम कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया के पीपल ऑफ बिहाफ पे। इंडिया। आई बात समझ में? तो बोलूंगा हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया। सिंपल दिख रहा है? ओके, आप ध्यान देना, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्योंकि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था? 1947 में। कब? 3 जून 1947 को। कब? 1947। हाँ 3 जून है, जनवरी 3 जून। स्कूल की छुट्टी पड़ सकती है।
ओके 3 जून 1947 को। आई बात समझ में? तो एक्चुअली पेपर पे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 3 जून प्लान और माउंटबेटन प्लान। पढ़ाया हूं हिस्ट्री में। इसी के आधार पे क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है, अलग हुआ है। नेट पे होगा, सर्च करना। तो 3 जून को ही हो गया है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे क्या है कि पेपर पे क्या 3 जून को ही हो गया है। ओके, तो इसी की बात क्या है, ये मेंबरशिप जो है, क्योंकि 90 मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान, 90 मेंबर पाकिस्तान के एरिया का था। ओके, तो वहां चला गया, तो मेंबरशिप रिड्यूस हो गया, कितना बचा? 299 मेंबर बचे, राइट ना। 299 में जब हमारा संविधान बना तो उसमें कितने संविधान में साइन क्या है, हस्ताक्षर क्या है? 284 मेंबर्स 284 मेंबर्स साइंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? क्योंकि 2-3 साल उस समय लोग जरा मरते थे, बूढ़े थे, कितने लोग मर गए थे, टपक गए थे, ठीक है ना। हाँ समझ में? इसको लिख लिया आप लोग? चलिए, हाँ तुम जाओ जाओ। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? तो संविधान को बनने के लिए लगभग कितना साल लगा था? 3 साल लगा था। 2 ईयर 11 मंथ्स और 18 डेज लगा था, राइट। कितना लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो फिर आए क्यों जब जाना था तो? हाँ ओके, ध्यान दो। कितने सेशन में? 11 सेशन में, राइट। ओके, और लगभग कितना समय लगा उसमें? 165 डेज। 114 डेज वर स्पेंट ऑन दी कंसिडरेशन। सिर्फ सोच विचार में लगा दिया। 114 दिन क्या है, लोग सोच विचार में ही लगा दिए, राइट ना। हाँ, जिसमें क्या है कि कंसिडरेशन और डिस्कशन में लगा दिया, डिस्कस किया, कंसिडर किया, राइट ना। समझ रहे हैं? एज फॉर दी कॉम्पोजिशन ऑफ द असेंबली मेंबर्स वर चूजन बाय इनडायरेक्ट। ये मैं बता ही दिया ऑलरेडी, क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। बता दिया ना ये सब, ये सुनो, ये बता दिया। सर सेक्शन सर 165 सर वो क्या था? क्या हुआ हिमांशी? सर वो 11 सेक्शन सर 165 डेज। बेटा सेक्शन नहीं है, सेशन है। क्या है? सेशन। देखो ये जो अब सेशन होता है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में क्या है, 3 सेशन होता है साल में। कितने सेशन? 3 सेशन, राइट ना। सेशन मतलब क्या है कि अभी लोग तो ब्रेक तो लेते हैं ना, इतना टाइम काम किए फिर ब्रेक लेंगे, तो ये क्या हो गया? ये सेशन हो गया, सेशन हो गया, सिंपल। आई बात समझ में हिमांशी? सर ये क्या कहना चाह रहा है कि जो 11 बार ब्रेक लिया गया था 165 दिन का? 11 सेशन। देखिए एक्चुअली क्या है, वैसे हम देखने जाएंगे ना तो लगभग कितना टाइम लिया है? 3 साल लगा है ना, इतना टाइम लगा है। लेकिन क्या वो डेली काम ही क्या है? नहीं काम किया डेली, राइट ना। जब काम किया कितना दिन वर्क हुआ है? 165 डेज काम किए। कितने दिन? 164 डेज जो है बैठे हैं, डिस्कस किए वो सब। उसमें से 114 डेज जो है वो सिर्फ डिस्कशन किए हैं। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। ओके। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है 1 महीने काम किए किसी कंपनी में, तो 1 महीने मतलब क्या है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्या आप इतने घंटे काम किए हैं? बताइए आप, 8 से 9 इतने घंटे काम किए हैं आप? नहीं ना। तो फिर हाँ, जहाँ उसका क्या कोई वैल्यू नहीं, क्या बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है उसको। एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाले हैं। देखो जब इंडिया और पाकिस्तान क्या हो गया पार्टीशन, कितना मेंबर बच गया? 299। ये मैं पढ़ा दिया, कैबिनेट मिशन पढ़ा दिया ना। ये गवर्नमेंट बना था, तो देखो फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 2 सितंबर 1946। इट वाज क्या लीडेड बाय पंडित नेहरू। यही प्रॉब्लम था कि इस गवर्नमेंट में जो है मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि जब कैबिनेट मिशन आया था तो उसने स्वीकार कर लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को जो उम्मीद था वो हुआ नहीं। उनको कोई उनका मतलब तो उनके मेंबर ही नहीं था गवर्नमेंट में, वोटिंग ही नहीं मिला था, वोट ही नहीं मिला था। तो वही तो प्रॉब्लम हो गई।
All the members of the Indian government were members of Viceroy Executive Council. सर जो रिजाइन दिया था पंडित नेहरू जी ने दिया था या मोहम्मद जिन्ना ने दिया था? कहाँ से रिजाइन देगा रे? अरे जब बन रहे थे इनको इलेक्ट करा जा अरे क्या कर दियो? क्यों बंद किए हो यार? आप लगेगा ना आधा घंटा लगेगा चालू करने में। जस्ट ए मिनट। क्या कर दिए? मैं कह रहा था जब वो इलेक्ट करा जा रहा था मोहम्मद जिन्ना और इन पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का हो रहा था ना, कौन बनेगा कौन बनेगा। ऐसा किसी में नहीं हो रहा था कौन बनेगा कौन बनेगा। सर अगली लीग क्या है सर? ऑनलाइन बहुत सारे क्लास वाले को पकड़ा गया है, इसलिए नहीं बोल सकते, बात नहीं कर सकते, रजिस्टर लगा है। हाँ 144 लगा हुआ है, जाकर सर्च करो, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, किसी भी इंस्टीट्यूट में टीचर्स के द्वारा ये बातें अभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। अभी रजिस्ट्रेशन लगा हुआ है, 144 लगा हुआ है, अगर मैं बोलूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ सर वो तो सिर्फ हरियाणा में है ना। अरे ये प्रॉब्लम कर दिया है, बंद कर दिया ना यहाँ से डायरेक्टली, अब जस्ट चालू हो रहा है। हाँ पूछिए, क्या पूछ रही है? सर जो आप कह रहे हो कि हम बोल नहीं सकते ऐसे, सर ऐसा रूल तो सर हरियाणा में बनाया है बस। हरियाणा में नहीं है, हरियाणा में ही है सर। हर जगह है। पटना कितने सारे टीचर पकड़ाया है। हाँ किस चीज में सर? यस, सर किस वजह से, क्या है ये मुझे नहीं पता। अब वही तो मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। नहीं मतलब क्या क्या बोल रहे थे, अग्निपथ थोड़ा एक प्लान है, एक पॉलिसी है, जिसके अकॉर्डिंग अभी जो आजकल के जो बच्चे हैं, युवा है, उनको 4 साल के लिए ही जो है ना वो सेवा में लिया जाएगा, सैनिक में लिया जाएगा। 4 साल के बाद 75% जो लोग हैं वहां पे उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो युवा है, जो स्टूडेंट्स है, वो रिवॉल्ट कर रहा है। उनका कहना है कि 4 साल, 1 साल आप ट्रेनिंग देंगे, 3 साल हम जॉब करेंगे, हमारी जिंदगी खत्म। ऐसा आपने क्यों किया? सही है सर, उनका कहना भी हाँ बोलिए। तो इसी पे बातें है कि अब ये सही है या गलत है। अब सही है या गलत है दिल्ली पुलिस के लिए क्या? दिल्ली पुलिस के लिए मतलब क्या? अरे डिफेंस की बात करो, पुलिस में क्यों आते हो यार? ये चला जाएगा 30 दिन बता रहा हूं। सर हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है, बच्चों के लिए गलत है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पॉलिसी गलत है, और इसीलिए जो है सारे टीचर्स जो है ना इसके खिलाफ है, और बच्चों को जो है बोल रहे हैं, इसलिए टीचर लोग को पकड़ रहा है। जो इंस्टीट्यूट है उनको पकड़ रहा है, उस पर निगरानी रखा हुआ है। ओके, और सर्विलेंस पे है, हम लोग भी होंगे। ओके, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, समझे? समझे? हाँ जी हाँ जी। अगर समझ मेरा गए सर, इंस्टीट्यूट था तो समझ मैं गए। कर भी लेता, लेकिन मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। ओके, प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को फर्क पड़ता है ना। सही है तो सही है, बोलेंगे क्यों नहीं, हम तो बोलेंगे। गलत किए तो गलत किए है, दिस इज रॉन्ग। 4 साल के लिए बच्चों को देते हो आप। जो बच्चे को ट्रेंड किए हैं, जिसको गन चलाना सिखाया है, जो बंदूकें पकड़ लिया है, उनका मोरल इतना अप हो गया है। 4 साल के बाद 75% जो पीपल है, सॉरी, उसको रिटायर हो जाएंगे, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, वो वहां बाहर आएंगे, क्या उसके लिए समाज को खतरा नहीं है? वो गलत एक्टिविटी नहीं करेंगे? ये मोदी ना सच में मैं जिसको जितना मानता था, लेकिन अब जो है सब बहुत नफरत होने लगा इससे। इनको बहुत मानता था, लेकिन अब जो है बहुत बहुत गलत गलत पॉलिसी लाता है, कुछ भी लाता है। मतलब पढ़ा लिखा नहीं है ना, सच में दिख रहा है कि सच में मूर्ख है। हाँ, अब रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। मुझे मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं बोलूंगा। आगे
अच्छा मैं तो केजरीवाल बोला मैं तो सोचा कांग्रेस चलिए ये भी हो गया ना। पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल असेंबली हु इन टर्न इलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पता है ना आपको, ये बता ही दिया, चलो ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 देशों का, कितने, मोर देन 60 कंट्रीज का संविधान को रेफर किया गया है। मोर देन 60 कंट्रीज वर रेफर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द असेंबली टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उस टाइम में इसको बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। कितने का खर्च आया था? 5 करोड़ रुपए का खर्च आया था। तो कौन कौन सा इंपोर्टेंट, मतलब कौन कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है, उसी को क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? So the Indian constitution is borrowed from almost all the major countries of the world, but has its own unique feature too. क्योंकि एक्चुअली हम वहां से कॉन्सेप्ट तो लिए हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं भारतीय संविधान को, क्या बोलते हैं कि दिस इज द बैग ऑफ बोरोइंग, मतलब उधार लिया हुआ झोला है। क्या है? हाँ, बैग ऑफ बोरोइंग। ओके, तो सारे देश के हम लोग क्या ले लिए, लेकिन उनसे लिए हैं, लेकिन जो हमारे लिए बेस्ट बैठा, सही लगा, उसको मॉडिफाई किए और फिर हम अडॉप्ट किए। आई बात समझ में? तो जो मेजर सोर्स है हम देखते हैं गवर्नमेंट, और हाँ हमारे जो प्रीवियस एक्ट था, ब्रिटिश का जो प्रीवियस एक्ट था, ओके, उससे भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लिया है। सबसे ज्यादा किससे लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, मतलब हमारे संविधान का 2/3 पार्ट, कितने पार्ट? 2/3 पार्ट कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज ऑल्सो कॉल्ड द कोर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया इसको? कोर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फेडरल स्कीम यहीं से लिया गया है। देखो फेडरल का मतलब क्या होता है? द डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोला जाता है? डीओपी। क्या? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग पावर है सबका, राइट ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर है, राइट ना। इसके डिवीजन को क्या बोलते हैं? फेडरल स्कीम। क्या बोलते हैं? फेडरल स्कीम। आई बात समझ में? ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो हमारे हर स्टेट के पे क्या होता है? गवर्नर है ना। वो कहां से लिया कॉन्सेप्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। जुडिशियरी वहीं से लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। क्या? यूपीएससी, राइट ना, वहीं से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजंस वहीं से लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, तो ये सारे कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश से क्या लिया है? सर हाँ, ये बोलिए। एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये अंग्रेजों ने बनाया था, वहां से हमने कॉपी पेस्ट करा है। हाँ, एक्चुअली के देखो, वैसे मैं बता रहा हूँ ये मेन है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके पिट्स इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट दैट इज आल्सो कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दैट इज कॉल्ड मॉन्टेक चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सब से लिया गया है। आई बात समझ में? लेकिन मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कंफ्यूज आ जाओगे, नहीं समझे? हेलो? हाँ सर समझा। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप जानते हो कि हमारे इंडिया में भले ही सुप्रीम कौन है? सुप्रीम जो है संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सवरेन क्या है? पार्लियामेंट है। मतलब पार्लियामेंट को भी पावर दिया है कि आप लॉ बनाइए, अपने मन से बनाता है लॉ। हाँ, सवरेन है ना उसके पास, ठीक है। हाँ, लॉ कौन बनाता है? सिंपल, ओके। सर पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संसद भवन। भवन। मैं पार्लियामेंट्री हाउस बोला। यस सर। ओके, रूल ऑफ लॉ अभी बताया था, याद करो। रूल ऑफ लॉ जो है ब्रिटेन के राजा ने लाया था, कब? याद करो, 1215 को, राइट ना। तो ये क्या रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट कहां से लिया है?
ब्रिटेन से। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी रूल बनेगा वो जो भी हमारे यहाँ पे लॉ एस्टेब्लिश्ड है उसके अकॉर्डिंग ही रूल होगा। यही बात समझ में, जो लॉ एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी हो चुका है उसके अकॉर्डिंग रूल होगा। ओके, कोई अपना रूल नहीं बना सकता या नहीं यूज कर सकता है। ओके, अगर आईएएस को बोला है कि तुम जो है आईएएस हो, क्या कलेक्टर हो, तो तुम्हारा काम एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट ना, किसी को मारना नहीं है। अगर आईएएस किसी को मारेंगे मतलब वो अपने लॉ के रूल के अगेंस्ट गया है। ओके, उसके लिए लॉ ने बनाया, पनिशमेंट मिलेगा उसको भी। तो जो अभी इन्होंने किया है सर, जो आईएएस वो घूम रहे थे उन बच्चों को भगा के उसमें स्टेडियम में अपना कुत्ता लेके, तो उनको सर क्या हुआ? क्या आईएएस क्या हुआ, कुत्ता भगा लिया? आईएएस और आईपीएस थे, हाँ, उन्होंने मतलब स्टेडियम में जो बच्चे थे ना वहाँ पे, उन बच्चों को मतलब खाली करवा के स्टेडियम, वो दोनों घूम रहे थे और कुत्ता ले गए। कुत्ता कौन सा कुत्ता ले गया? वो देसी क्यों ले गया? स्टेडियम में माने कि तो क्या इसमें क्या दिक्कत है? लोगों को भगा दिया, खुद घूम रहे थे स्टेडियम में से, लोगों को भगा दिया, हाँ खाली करवा दिया स्टेडियम हाँ खुद के लिए, हाँ पावर का यूज कर लिया मतलब। हाँ, तो गलत है। सर एक को पहुंचा दिया, आईएएस को पहुंचा दिया लद्दाख और आईपीएस को पहुंचा दिया, सस्पेंड कर दिया गया ना, इधर उधर शिफ्ट कर दिया। कर दिया गया ना। हाँ, होता है, तो गलत है। किसी ने वायरल कर दिया था सर, क्या यादव? वायरल कर दिया था सर किसी ने फोन क्या में वायरल ना। कर दिया? हाँ, गलत है। मैं क्या बोला हूँ, गलत है, गलत है। आप क्या है, आप क्या जनता के नौकर है, क्या है, जनता के आप नौकर है, ये समझिए। आपका क्या बोला गया, सर्वेंट बोला, क्या बोला गया है? सर्विस। सर्विस कौन देता है? सर्वेंट। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सर्विस देने वाले हो। सर्विस कौन देता है? सर्वेंट देता है। यू आर नौकर, यू आर सर्वेंट। ओके, जनता के। तो बात ऐसा है, हमारे यहाँ उल्टा होता है। जो सर्वेंट है उसमें बताया मैं मालिक हूँ, जो मालिक लोग है, पीपल है, उसमें बताया मैं सर्वेंट हूँ। उल्टा हो गया। वही बात है, समझो समझो। चलो, आप देखो अक्सर जो है लॉयर से कोई क्यों नहीं उलझता है? इसको मालूम है, इसको लॉ पता है, लॉयर से कोई उलझता है? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहां से लिया है? अरे कैसे पॉलिसी बनाएंगे, जो बिल होता है वो सब बिल को कैसे पास करना है, ये नहीं करना है, ये सब क्या सब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। तो कहां से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में बोलता है क्या? सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं बोलता है कि सिटीजन ऑफ बिहार, सिटीजन ऑफ यूपी, ऐसा बोलते क्या? क्या बोलते हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप। कैबिनेट सिस्टम कहां से लिया है? यूके से। यूके वही है, ब्रिटेन वही है। प्रीरोगेटिव रिट्स, 5 रिट्स है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सेशुररी, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो, राइट ना। ये 5 रिट्स है, कहां से लिया गया है? यूके से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाय कैमरलिज्म। देखो, बाय कैमरलिज्म का मतलब होता है डबल हाउस, 2 हाउस। कौन सा हाउस है बताइए? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये सब कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? सब कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। कहां से लिया गया है? ब्रिटिश वही कॉन्स्टिट्यूशन यूके है, वही इंग्लैंड है, वही ब्रिटेन है। ओके, कंफ्यूज हो गया। तो यूएस से क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट पे क्या किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट ना। तो ये फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियल रिव्यू। देखो ये क्या होगा, समझो कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाया है, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाते हैं या जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो संविधान के अंदर रह के बनाएंगे, राइट ना। उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, राइट ना। आई बात समझ में? अगर संविधान के गाइडलाइंस के बाहर जाके कोई लॉ बनाता है, देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव पावर टू चेक द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया, जो पॉलिसी बनाया गया है, वो चेक करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि वो लॉ सच है या नहीं है, इसके अनुसार है या नहीं है। अगर संविधान के अकॉर्डिंग है, दैट इज वैलिड, मतलब इंट्रा वायर, तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट बैन लगा देते हैं कि ये आपका लॉ है, वो इनवैलिड है, नहीं चलेगा। ठीक है, यस और नो? क्या बोलते हैं इसको? जुडिशियल रिव्यू, राइट ना।
आप लोगों ने सुना होगा कि आज से 4 साल पहले आधार कार्ड क्या कर दिया था, मैंडेटरी कर दिया था। क्या कर दिया था कि हर जगह पे आधार कार्ड लगेगा ही, याद है ना, गवर्नमेंट ने कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया, यही यूज किया, देखा, बोला कि नो इट्स नॉट मैंडेटरी। क्लियर? अब क्या मैंडेटरी आधार कार्ड नहीं है। ओके, फॉर्म भी भरते तो आपसे पूछता है, राइट ना, कि आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तब दीजिए, राइट ना, पूछता है। यस और नो बोलिए, यस बोलिए। सर। ऐसा क्यों कर दिया सर? आधार कार्ड में प्राइवेसी हमारा लीक होता है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, संविधान के अगेंस्ट है वो। ओके, फंडामेंटल राइट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है वो कहां से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस भी कहां से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहां से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। आई बात समझ में? ऐसा नो, कहां से लिया गया है, अमेरिका से। कहां से, यूएस, अमेरिका से, अमेरिका, यूएस, यूएस से। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, मतलब यही है, प्रिंसिपल दिया है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, कि आपके लिए क्या डायरेक्शन है, प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग आप पॉलिसी बनाइए, राइट ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, हमारे राज्यसभा में जो है 12 मेंबर को हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, कितने को, तो ये जो नॉमिनेशन है वो कहां से लिया कॉन्सेप्ट, आयरलैंड से, राइट ना। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका मेथड कहां से लिया है, आयरलैंड। इसको बोलते हैं हम लोग पीआर मेथड। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा से लिया है। देखो, फेडरल स्ट्रक्चर कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। किससे, फेडरल, बता है, फेडरल जो स्कीम है कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ जियो, हाँ क्या, हाँ, तो ये लिया गया वहां से, डिवीजन ऑफ पावर ये। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि अगर मान लीजिए डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन अगर अगर यहाँ पे कोई ऐसा मैटर है जो अभी क्या है, रेसिडुअरी है, मतलब अभी बाद में अराइज हुआ है, उस टाइम में अराइज नहीं हुआ, राइट ना, कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ ऐसा मैटर है, तो वो किसके पास जाएगा, तो सेंटर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा। मतलब डिवीजन तो है लेकिन सेंटर स्ट्रांग है। तो ये कॉन्सेप्ट लिया है कहां से, कनाडा से। क्या बोलता है, फेडरेशन विथ अ स्ट्रांग सेंटर। आई बात समझ में, फेडरेशन तो है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट कर सकता है, किस पे, स्टेट पे। ओके, फेडरल स्कीम बताना क्या था, अरे डिवीजन ऑफ पावर, किसके पास क्या पावर रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग पावर होता है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, बता दिया आपको रेसिडुअरी पावर। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, स्टेट में जो गवर्नर होता है अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति, सेंटर करता है। कौन करता है, ओके। एडवाइजरी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या आपका, सब कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट। क्या, तो देखो, एक होता है फेडरल लिस्ट, जो हमारे संविधान के 7th कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट, इसमें क्या है, 3 लिस्ट होता है। एक होता है यूनियन लिस्ट। क्या होता है, यूनियन लिस्ट में जो है शुरू में 97, लेकिन अभी कितना है, 100 सब्जेक्ट हो गया है। तो 100 सब्जेक्ट में जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट है उसमें लॉ या डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। क्या होता है, शुरू में था 66, लेकिन अभी क्या घटा के कर दिया 62, राइट ना। इसमें डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगा। ओके, अब होता है तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि दोनों डिसीजन लेता है। क्या लेता है, दोनों डिसीजन लेता है, लेकिन डोमिनेट सेंटर करता है। ओके, देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में ध्यान देना कि यहाँ पे जो है कितने सब्जेक्ट है, पहले 47 था लेकिन अभी 52 हो गया है। ओके, आई बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, अगर मान लीजिए जैसे ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल, अगर ऐसे 2 बिल है, अगर दोनों हाउस में डिस्प्यूट हो जाता है, एक हाउस पास कर दिया दूसरा हाउस पास नहीं करता है, राइट ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्यूट बोलते हैं। ओके,
तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, दोनों हाउस को एक साथ लाते हैं, कौन? राष्ट्रपति, राइट ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड और कॉमर्स इंटरकोर्स में फ्रीडम देने का भी ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। किसे? नहीं पढ़ाया हो, भूल गए। इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओके, लेकिन जर्मनी से क्या लिया गया है कि फंडामेंटल राइट जो है इमरजेंसी के समय में क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल के लिए 144 लगा दिया है, ये एक तरह का क्या है? मार्शल लॉ है, राइट ना। अब मार्शल लॉ है तो यहाँ पे हमें जो राइट टू स्पीच दिया है कि हम अपनी बातें बोल सकते हैं, इसलिए क्या रेस्ट्रिक्शन लगा सकते गवर्नमेंट? सस्पेंड हो गया, नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो जेल में डाल देंगे। यस, मार्शल लॉ, ठीक है ना। आया समझ में? यस और नो? यस सर। ओके। फ्रांस से क्या लिया है? रिपब्लिक, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ये सब कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कैसे संशोधन करना है, राइट ना। कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। फ्रैटरनिटी का क्या मतलब होता है? क्या, किसका? फ्रैटरनिटी का सेकंड लाइन में जो है। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। भाईचारा। हाँ, भाई को अलग कर दो, चारा को अलग कर दो, तो भाई को चारा मत बनाओ, ठीक है ना। भाईचारा अलग होता है, राइट। बोले कि हम भाईचारा नहीं, हम भाई का चारा बनना चाहता हूँ, वही है फ्रैटर्निटी इन द प्रीएम्बल। साउथ अफ्रीका से लिया गया है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। याद ना, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहां से लिया गया है? नॉमिनेशन, नॉमिनेशन कनाडा, राइट ना। कनाडा था, आयरलैंड या कनाडा? एक मिनट, आयरलैंड, आयरलैंड, राइट ना, कंफ्यूज मत करो। और देखो इलेक्शन ऑफ, हाँ, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। ओके। जापान से क्या लिया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए इसका मतलब क्या होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? बोलता है कि जो लॉ जिस जगह पे एप्लीकेबल है, एनफोर्स्ड है, अगर उस लॉ का कोई उल्लंघन करता है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग ही सजा मिलना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। आई बात समझ में? यस और नो? जो लॉ एस्टैब्लिश्ड है, पहले से चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आई बात समझ में? समझे? जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि निर्भया कांड सुने होंगे, राइट? हुआ था, निर्भया कांड हुआ था ना दिल्ली में। यस अब सर। इसके बाद से जो है निर्भया कांड पे क्या एक कानून लाया गया। क्या बोला गया है कि अगर 16 साल से 18 साल के बीच में भी अगर कोई लड़का गलत हेनियस क्राइम करता है, जघन्य अपराध करता है, तो उनको फांसी दिया जा सकता है, राइट ना। आई बात ना? ये अभी आया है, लेकिन ये अब आया है तो निर्भया कांड में जो दोषी था उस पर एप्लीकेबल नहीं था, उसके बाद वालों पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उस टाइम तक वो लॉ एस्टेब्लिश नहीं था। इसीलिए एक को आप पढ़ोगे, सबको तो दिया फांसी, लेकिन किसी का जो है ना वो 18 साल से कम उम्र तक उसको छोड़ दिया गया, याद होगा, राइट ना। तो जुवेनाइल एज में दे दिया गया। 18 साल से ज्यादा का होगा तब नहीं दे सकते उसको फांसी? 18 साल से ज्यादा को तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं सर, जुवेनाइल एज क्या चंदन? सर मैं कह रहा हूँ जब वो 18 से ज्यादा का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, तब नहीं दे सकते उसको तब फांसी? भी नहीं दे सकता है, क्योंकि जिस टाइम वो क्राइम किया था उस टाइम में कितना एज था वो मैटर करता है। ओके, अच्छा ठीक है। क्राइम के टाइम में उसका एज क्या था वो कंक्लूड करते, राइट ना। क्या कर रहे हो? हाँ? डंडा देख। चलिए अब मेन चीजें हैं, आप देखो इसको लिख लेना आप लोग साइड से।
संविधान में कितने हैं? 10 शेड्यूल्स है। कितने? 12 शेड्यूल्स है। 12 शेड्यूल्स है। और इसको शॉर्टकट से याद करो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, 12 शेड्यूल्स याद रखना। फर्स्ट में क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन टेरिटरीज क्या हो जाता है? इंडिया में कितने स्टेट है? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। उसके सारे नाम जो लिस्टेड है वो कौन से शेड्यूल में है? फर्स्ट शेड्यूल में। ओके। ई से क्या हो जाता है? एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस प्रिविलेजेस, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, ये सब के जो सैलरी है, अलाउंसेस है, वो किस में दिया हुआ है? सेकेंड शेड्यूल में। क्लियर? याद करना, टीयर्स। ए से क्या हो जाएगा? अफर्मेशन एंड ओथ, जिसको जो भी पोस्ट मिलता है, पोस्ट को ग्रहण करने के पहले, ऑफिस में जाने के पहले उसको क्या लेना पड़ता है? शपथ लेना पड़ता है, राइट ना? ओथ लेना पड़ता है। वो किसमें दिया है? थर्ड शेड्यूल्स में। किसमें? थर्ड सूची में। फोर्थ में क्या दिया है? राज्यसभा सीट एलोकेशन, कौन से स्टेट को कितना राज्यसभा मिलता है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जिस स्टेट का ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा राज्यसभा का सीट, राइट ना? ये किसमें दिया हुआ है? फोर्थ में दिया हुआ है। और एस का मतलब क्या है? फिफ्थ शेड्यूल में। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्या? शेड्यूल्ड एरियाज मतलब क्या? रिजर्व एरियाज। क्या? जो एरिया रिजर्व है, जो शेड्यूल्ड है, वो किसमें दिया है? फिफ्थ में दिया हुआ है। लेकिन ट्राइबल एरिया मतलब क्या? ओ अदर ट्राइबल एरिया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 स्टेट में जो ट्राइबल एरियाज है उसको भी लिया गया है 6 शेड्यूल में। याद रहेगा ना? ऐप से क्या जाता है? फेडरल लिस्ट, बता दिया आपको अभी। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर? बॉर्डर की वो भी थे ना सर, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अलग त्रिपुरा नहीं है। 8th का रखिए, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कितने लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में? 22 लैंग्वेज को 8th संविधान में क्या है? 22 भाषाओं को संविधान में लिया गया है। कितने लैंग्वेज? 22 लैंग्वेजेस। 9th में क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। 10th में क्या है? डिफेक्शन लॉ। देखो, डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टी के मेंबर उस पार्टी की गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं तो वो पार्टी उस मेंबर को पार्टी से निकाल सकते हैं। अगर पार्टी अपने मेंबर को पार्टी से निकाल दिया तो अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर है तो पार्लियामेंट का मेंबरशिप भी छीन जाएगा। ओके, किसी मेंबर को अगर पार्टी निकाल दिया तो पार्लियामेंट का मेंबरशिप इसका चला जाएगा। क्लियर ना? ओके, किसमें दिया है? 10th में दिया है। 11th में क्या है? पंचायती राज सिस्टम, 73rd अमेंडमेंट 1992। यहाँ पे गलती हो गया है, 1992 में पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया गया है। और 12th में आप देख रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी। तो देखिए, ओ से क्या हो जाएगा? अदर ऑफिशियल। क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से क्या? लैंड रिफॉर्म्स। बी से डिफेक्शन लॉ। पी से प्राइमरी क्या? पंचायती राज। और एम से म्यूनिसिपैलिटीज। क्लियर? क्वेश्चन पूछता है, ले लिए? ले लिया सर, ले लिया। अभी तो पढ़ना है दोबारा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्या क्वेश्चन पूछता है सर? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस और नो? ले लिया सर। नाउ प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रियम्बल, प्रियम्बल इज द बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का आधार है, संविधान का नींव है। क्या? फाउंडेशन है। इट इज द व्हाट? फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का नींव है। संविधान का पहचान है। क्या है? पहचान है, आइडेंटिटी। संविधान का परिचय है। क्या है? इंट्रोडक्शन। संविधान का क्या है? पहचान है। संविधान का प्रीफेस है, प्रारूप है वो, राइट ना? प्रीफेस मतलब मिरर, ठीक है ना? संविधान का क्या है? सोल एंड हार्ट है। क्या है? मतलब संविधान का आत्मा है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज द बेस, फाउंडेशन, आइडेंटिटी, इंट्रोडक्शन, प्रीफेस और सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में? भारतीय संविधान का आत्मा है, स्पिरिट है,
क्या? सोल एंड हार्ट। तो अभी क्या बोलते हैं प्रेमबल में, बताइए? वी द पीपल ऑफ इंडिया। नहीं, जब कॉमा लगाते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब हटाते हैं। नहीं पढ़े हो क्या इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश पढ़े हो? पढ़े वोकेटिव सेंटेंस क्या होता है? मोहन क्या, जब मोहन बुलाओगे, मोहन कम हियर, ऐसे बोलोगे ना? क्या बोलोगे? मोहन इज कम हियर। क्या बोलोगे? मोहन डज कम हियर, क्या बोलोगे? मोहन कॉमा कम हियर, राइट ना? आया समझ में? वोकेटिव वर्ब क्या, वोकेटिव सेंटेंस में क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं किया जाता। नहीं पढ़े हो? इंग्लिश पढ़ते हो? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India, क्या बोलता है? कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को, देखो भारत को solemnly बोल रहा है, स्वच्छता रूप से भारत को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बोल रहा है सॉवरेन। क्या बना रहे हैं? सॉवरेन। सब मीन्स क्या होता है? सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। रेन मीन्स क्या होता है? कंट्रोल। क्या होता है? कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। क्या बोलता है? भारत जो है सेल्फ कंट्रोल्ड कंट्री है। क्या है? स्वाधीन है। सेल्फ मीन्स स्व, स्व खुद का, राइट ना? अधीन, स्व के अधीन, स्वाधीन। तो भारत क्या है? किसी के पराधीन नहीं है। फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल। इंडिया इज इंडिपेंडेंट। भारत स्वतंत्र है, भारत आजाद है, भारत स्वाधीन है, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। पहले ही बोला है, पहला ही लाइन है, इंडिया इज इंडिपेंडेंट। इंडिया इंडिपेंडेंट एट एवरीवेयर, चाहे जो भी हो, चाहे वाटर हो, जल हो, ओके, थल हो, जल थल और नभ, तीनों जगह पे भारत क्या है? इंडिपेंडेंट है। बात समझ में? क्या? सोशलिस्ट, सामाजिक। तो भारत क्या है? सामाजिक है। मतलब सरकार, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगा वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? समाज के लिए होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द पॉलिसीज आर मेड बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटीज। वो समाज के निर्माण के लिए होगा, न कि किसी विशेष के व्यक्ति विशेष के लिए होगा। वही बात समझ में? ओके। गवर्नमेंट का जितना प्रॉपर्टी है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पर सबका इक्वल राइट है। सबका क्या है? कलेक्टिव राइट है, सामूहिक अधिकार है। सरकार का रोड हो, सरकार का हॉस्पिटल हो, सरकार का स्कूल हो, सरकार का कॉलेज हो, सरकार की जो भी संस्थाएं हो, हर इस पे सबका क्या है? इक्वल राइट है। जितना अधिकार मोदी का है उतना हमारा है, उतना एक भिखारी का है, उतना एक बिजनेसमैन का है, उतना सबका है। किसी भी जाति, किसी धर्म का है, जैसे रोड ले लो, सबका अधिकार इक्वल है ना? तो क्या बोलेंगे? सोशलिज्म, सोशलिस्ट। तो क्या इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। क्लियर ना? नहीं समझा? सेक्युलर क्या होता है बताओ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? Sir, different types of religions are accepted. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स, तो वो तो हर जगह है। मतलब सर जहाँ पे ऐसे मतलब रिजाइड करते हैं। दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वो क्या है? फंडामेंटल राइट है। वो क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता है। वो क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हम बात करें सेक्युलरिज्म की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट अ सेक्युलरिज्म। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार, जहां पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ समझ लो कि यहाँ पे 99% लोग मिस्टेक करते हैं। और लीडर तो पक्का, अनपढ़ गवार जो लीडर होता है, पॉलिटिशियन, पक्का मिस्टेक करेंगे। उसको पता ही नहीं क्या मतलब होता है सेक्युलरिज्म का। ओके, हाँ, सेकुलर का मतलब होता है द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैव नो एनी रिलीजन। सरकार और सरकारी संस्था का कोई धर्म नहीं है। सिंपल मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है। आई बात समझ में? सेकुलर का सिंपल मतलब क्या है? द स्टेट्स, स्टेट्स मींस क्या? गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। द स्टेट्स हैव नो रिलीजन। कौन बोलते हैं?
हम लोग नहीं बोलते हैं, जो गल्फ कंट्री है, अरेबियन कंट्री है, वो लोग बोलते हैं। ओके, हिंदुस्तान में हिंदू जहाँ पर रहते हैं उस स्थान को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदू बेसिकली क्या, हिंदू लोग को नहीं बोला गया है, यहाँ के लोग को हिंदी बोला गया है, ठीक है ना। हिंदू सिंधु नदी को हिंदू बोलते हैं वो लोग, मत जाओ उसमें, स्थान बोलते हैं। सेकुलर मतलब क्या, इंडिया का कोई धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, मतलब इंडिया का कोई रिकॉग्नाइज धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान का धर्म इस्लाम है, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान क्या इस्लामिक कंट्री है, राइट ना। म्यांमार क्या है, बुद्धिस्ट कंट्री है। नेपाल क्या हिंदू राष्ट्र है। लेकिन इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है। भारत का या भारत के सरकार का, सरकारी संपत्ति का, हमारा इंडिविजुअली हमें फ्रीडम मिला है कि हमें जिस धर्म को पालन करना है, फॉलो करना हम कर सकते हैं, राइट ना, दैट इज फ्रीडम। तो ये भारत का कोई धर्म नहीं है। ओके, क्या बोलता है, सेकुलरिज्म। आई बात समझ में? हेलो, किसको डाउट था? जिज्ञासु शर्मा, यू गॉट इट? Yes sir, yes sir. So basically there are two types, ध्यान देना, two type of the secularism in the world। दो टाइप का होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट, ध्यान देना। एक जो है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न सेकुलरिज्म। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न, होता है इंडियन सेकुलरिज्म। क्या फर्क है समझो। वेस्टर्न सेकुलरिज्म दैट इज द नेगेटिव स्टेट ऑफ सेकुलरिज्म, नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्या है, the government and governmental institutes have no religion, but government do not promote and support any religion। यूके में, यूएसए में, वहां पे किसी भी धर्म को, क्या ना, किसी भी धर्म को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करते। आई बात समझ में? प्रोटेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्रमोट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। आई बात समझ में? इंडिया में क्या है, भले ही इंडिया का धर्म नहीं है, लेकिन इंडिया सपोर्ट, प्रमोट, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट ऑल द रिलीजन्स इक्वली। आई बात समझ में? Yes or no? तुम लोग इतना फेड अप हो गए, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। दो दो पॉइंट ही है। डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने, यूएसए के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा था सरकार, वैसी सरकार जो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई हो, उसे हम लोकतांत्रिक या प्रजातंत्रीय सरकार कहते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, क्या है, डेमोक्रेसी है। फ्रॉम नहीं होता है, फॉर। बाय जब बोले तो फ्रॉम कहां से होगा, कुछ भी। तो क्या है, डेमोक्रेसी। ओके, अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको बोलता है डेलिब्रेट डेमोक्रेसी, राइट ना। एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड को छोड़ के बाकी सारे कंट्री में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन स्विट्जरलैंड एकलौता कंट्री है जहां पे क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है, गवर्नेंस है, उसमें पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। लॉ बनाना एक फंक्शन है, उसमें वहां का पीपल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आई बात समझ में? पॉलिसी वहां के लोग भी बना सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम जिनको इलेक्ट किए हैं, जिनको रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं, वही हमारे लिए लॉ बनाएगा और वही पॉलिसी बनाएगा। आई बात समझ में? तो इंडिया क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री या इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक, गणतंत्र, हाँ सौरभ हो गया, स्वतंत्र। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो हर साल। गणतंत्र का मीनिंग क्या है, देखो क्या कौन आया। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, बोलो एनीवन। हिमांशी बोलो, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो हर साल 26 जनवरी को, बता दो आज। यस सर, सर ये कि उस देश का संविधान है, मतलब लिखित भी है, या फिर उस देश का संविधान है। मतलब संविधान होगा, जैसे जापान का संविधान है, क्या जापान रिपब्लिक कंट्री है? सर जिस कंट्री में मतलब इलेक्टेड लीडर्स होते हैं,
मतलब elected leaders को इलेक्शन से। हाँ चले मान ले हम बात करते हैं ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर सब जितने भी है मिनिस्टर वगैरह सब इलेक्टेड है। क्या क्या वो ब्रिटेन जो है क्या वो ये है सर रिपब्लिक है? प्रेसिडेंट के लिए होगा। जैसे किसी ने वो अदर स्टेट वाला एज हाँ आप बोले देखिए एक चीज, अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा तब तो हम बोलेंगे डेमोक्रेसी। क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। लेकिन अगर इलेक्टेड हेड होगा, कौन होगा? हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज, क्या बोलते हैं? स्टेट्स बोलते हैं। उसके हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट्स, गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट। आई बात समझ में? तो जो राष्ट्रपति हमारे देश में क्या है वो इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा? इलेक्टेड होगा। नो हेरिटेज सिस्टम फॉर द हेड ऑफ द स्टेट, तो हमसे क्या बोलेंगे? रिपब्लिक। ब्रिटेन में क्या है? वहां के हेड ऑफ द स्टेट वहां के क्वीन है, किंग है, क्या है? हालांकि वो डेमोक्रेटिक है, वहां भी पार्लियामेंट है, लेकिन वहां भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बदलता है, लोग इलेक्ट करते हैं, लीडर को इलेक्ट करते हैं, लेकिन वहां के हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? किंग, क्वीन और किंग, राइट। तो क्या हो जाएगा? रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक है। चाइना क्या है? कम्युनिस्ट है, डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन रिपब्लिक है। जापान डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। इंडिया रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे।